चलो देखो अब ध्यान से, अब एक बड़ा सा टॉपिक कर रहे और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, हो सकता है 5 से 6 क्लास लग जाए इसमें, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा टाइम टेकन टॉपिक है, तो जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। सभी पढ़ते हैं, ठीक है, सभी को डर भी लगता है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, लेकिन हम लोग चलो देखते हैं। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस डिफिकल्ट है आसान है वो तो बाद में डिसाइड किया जाएगा, पहले पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान से, एकदम सिंपल वे में सोचो फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, सितेश ने 500 क्वेश्चन बना लिए, वो बहुत अच्छी बात है ना, तो ऐसा ही जज्बा होना चाहिए ना, पैशन अंदर से इतने ही होने चाहिए, ठीक है, कि जितना भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस बना लिए, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब देखो फोटोसिंथेसिस के बारे में एकदम आसान से भाषा में सीखो। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन लिखने आना चाहिए। फोटोसिंथेसिस का कुछ इक्वेशन होगा ना, तो इक्वेशन आपको लिखने के लिए आना चाहिए। सर क्या इक्वेशन है? तो फोटोसिंथेसिस में सबसे सिंपल है कि सबसे पहले आपको CO2 चाहिए। ठीक है सर, कितने CO2 चाहिए? आपको फोटोसिंथेसिस में एक ग्लूकोज बनाना है। कितने ग्लूकोज बनाना है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है, और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो ये कार्बन आएगा कहां से? हर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। तो आपको लेना पड़ेगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, क्योंकि आपको एक ग्लूकोज बनाना है और ग्लूकोज के अंदर में 6 कार्बन होते हैं, तो आपने 6 मॉलिक्यूल CO2 ले लिया। बोले ठीक है सर। सेकेंड, CO2 में जोड़ना है हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना, CO2 के अंदर क्या जोड़िएगा? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन कौन देगा? इसलिए हमें फोटोसिंथेसिस में चाहिए हाइड्रोजन डोनर। CO2 में हाइड्रोजन को जोड़ना है, सर हाइड्रोजन कौन देगा? हाइड्रोजन डोनर देगा। तो हाइड्रोजन डोनर जो है वो मेनली पाया जाता है वाटर, H2O। वाटर टूटेगा और अपना हाइड्रोजन CO2 में डाल देगा। एकदम सिंपल है, एक CO2 को वाटर से रिएक्ट करना है, वाटर टूटेगा, अपना हाइड्रोजन CO2 में डाल देगा और ग्लूकोज बनेगा। तो एक CO2 कितने वाटर से रिएक्ट करेगा? कितने हाइड्रोजन डोनर चाहिए? तो आंसर है एक CO2 के लिए 2 हाइड्रोजन डोनर चाहिए। हाइड्रोजन डोनर कौन है? वाटर है। एक CO2 के लिए 2 हाइड्रोजन डोनर चाहिए, तो 6 CO2 है तो चाहिए 12 हाइड्रोजन डोनर, यानी 12 वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल भाषा में, एक कार्बन डाइऑक्साइड तो 2 वाटर चाहिए। बोले ठीक है सर। अब क्या होगा? बोलेंगे अब जरूरत है सबसे पहले इसके ऊपर गिरने की, सनलाइट की। यहां देखिए ये सनलाइट है, ये सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी चला। तो सर सनलाइट की कोई भी एनर्जी से फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नहीं। सन से जो एनर्जी चल रहा है, जो सन से एनर्जी आ रहा है अर्थ पे, उसमें कई तरह के रेज हैं, ये सभी रेज फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। सनलाइट का एक पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा। हम लोग लाइट को मापने का क्या तरीका है? तो सर वेवलेंथ से मापेंगे। तो सनलाइट से केवल और केवल जिस सनलाइट का वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर तक होगा, 400 टू 700 नैनोमीटर, इसी रेंज के लाइट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन बना, सन में तो बहुत तरह के रेज है, बहुत तरह के, सबके अलग अलग वेवलेंथ होंगे, सर फोटोसिंथेसिस कब होगा? तो एक पार्टिकुलर रेंज में होगा, वो रेंज है 400 टू 700 नैनोमीटर, जिसे आप PAR के नाम से जानते हैं। ये इकोलॉजी में भी क्वेश्चन बनता है और फोटोसिंथेसिस में भी बनता है। वो रेंज सनलाइट का जिस रेंज में प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। सर कितने से कितने? 400 टू 700, जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हो, जिसको आप इसी 400 टू 700 को आप कलर के अरेंज, कलर के टर्म में पढ़ेंगे तो विबग्योर, वही वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही तो विबग्योर है। कितना वेवलेंथ है? 400 टू 700। क्या कहेंगे सर? PAR, फोटोसिंथेटिकली
एक्टिव रेडिएशन। तो नीट का पहला क्वेश्चन आपका आज बन गया है, PAR का रेंज पूछा जाता है। याद रखिएगा, वो रेंज सनलाइट का जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ये इकोलॉजी में भी पूछा जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस में भी पूछा जाता है। बोले सर विबग्योर को हम लोग, वही है विबग्योर, वही है बच्चा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसी में तो करता है, सभी को मालूम है। बोले ठीक है सर, याद हो गया, चलिए ठीक है सर। ये गिरेगा कहां सर? सन में एनर्जी है, सोचो। हाँ सर, सन में एनर्जी है। अब वो सन की जो रेज है वो गिरी प्लांट पे, अब प्लांट उस एनर्जी को पकड़ लेगा। सिंपल भाषा, सन में एनर्जी है, वो एनर्जी प्लांट पे गिरा तो प्लांट उस एनर्जी को पिक कर लेगा, पकड़ लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सर हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर में पिगमेंट नहीं है। प्लांट के अंदर पिगमेंट है जिससे वो सन के उस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। बोले सर क्या नाम है उसका? सभी को मालूम है, उसका नाम है क्लोरोफिल। दिस इज द पिगमेंट, इज द क्लोरोफिल। कई तरह के क्लोरोफिल है, लेकिन जो मेन क्लोरोफिल है, ध्यान से सुनिएगा, आपने पढ़ा भी है, सबको आता है। सर कौन सा पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? उसका नाम क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कई तरह के होते, लेकिन हमारा चैप्टर का नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम पढ़िए, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उसमें एल्गी नहीं पढ़ना है, उसमें एल्गी नहीं पढ़ना है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट नहीं पढ़ना है। हायर प्लांट कहने का मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ना, इसमें बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ना है। लिख देता ना केवल चैप्टर का नाम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, लेकिन लिखा है हायर प्लांट। तो हायर प्लांट में होता है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए को सपोर्ट करने के लिए होता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी, सर क्लोरोफिल सी भी तो होता है, एकदम होता है, लेकिन यहां नहीं होता। तो बोले सर कहां होगा? वो एल्गी में होगा। और आपका चैप्टर का नाम फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट है, आपको एल्गी नहीं पढ़ना है। सर डीबी तो पढ़ा है, एकदम पढ़ा है, डीबी पिगमेंट होता है, लेकिन वो एल्गी में होता है। हमारा चैप्टर है हायर प्लांट। बोले ठीक है सर। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसके अलावा भी कोई होते हैं? एकदम होता है। इसके अलावा आपको दो नाम और मिलेगा, जिसका नाम होगा कैरोटीन। गाजर के अंदर में ऑरेंज कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें कैरोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, ऑरेंज कलर दिखता है। बोले सर गाजर खाना क्यों हमारे लिए अच्छा है? आंखों की, आंखों का जो आपका विजन है, जो ना आपका जो आई साइट है, अच्छा होता है। सर क्यों? क्योंकि कैरोटीन से बनता है विटामिन ए। कैरोटीन से क्या बनता है? विटामिन ए। तो याद रखिए, आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा। हमने ऐसा एक राइस बनाया है जिसमें कैरोटीन का जीन डाल दिया है, जिससे बेटा हम लोग खाएंगे तो आंखों का आई साइट सुधर जाएगा। तो बोले सर ये क्या करता है? अरे ये पिगमेंट है, ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। और एक और लास्ट है जिसका नाम होगा एनसीईआरटी में ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल। तो चार तरह के आपको पिगमेंट प्लांट में पाए जाएंगे, लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये हायर प्लांट है, ये हायर प्लांट। हम एल्गी का नहीं पढ़ रहे अभी। एल्गी का पढ़ते तो क्लोरोफिल सी भी आ जाता, जब आप पढ़ेंगे ना रेड एल्गी तो वहां पर क्लोरोफिल डी भी आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हायर प्लांट, और हायर प्लांट में बच्चा लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही चार पिगमेंट गिवन है। एनसीईआरटी खोलेंगे तो यही चार पिगमेंट मिलेगा। बोले ठीक है सर, लेकिन ध्यान से सुनिए, इसमें से सबसे जो मेन पिगमेंट है, इसमें से जो सबसे मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। मान लो ये पूरा का पूरा पिगमेंट एक बाराती है। शादी वादी में गए हो? बोले हाँ, बाराती में बहुत सारे लोग होते हैं, दो में दूल्हा एक ही होता है जो मेन है। बाकी लोग बेटा डांसर है, रिलेटिव है, खाने के लिए गए। तुम लोग बेटा आधे दिन खाने के लिए जाते हो। 1 मिनट, यहां देखिए ध्यान से। तो मैंने क्या बोला कि आपको प्लांट के अंदर चार तरह के पिगमेंट पाए जाएंगे। जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, द मेन पिगमेंट इज द क्लोरोफिल ए। इसलिए आपकी एनसीईआरटी से कहेगी
मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आपकी एनसीईआरटी कहेगी इट इज अ मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट। बोले सर यूनिवर्सल का कहने का मतलब क्या आपने बोला? यूनिवर्सल कहने का मतलब जहां भी फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेसिस के दौरान में अगर वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज करता है उसे कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। दुनिया का कोई ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो उसमें बेटा क्लोरोफिल ए मस्ट होंगे। कोई एल्गी हो, दुनिया का कोई एल्गी हो, उसमें क्लोरोफिल ए होगा। ब्रायोफाइट्स क्लोरोफिल ए होगा, टेरिडोफाइट्स क्लोरोफिल ए होगा, जिम्नोस्पर्म क्लोरोफिल ए होगा, एंजियोस्पर्म क्लोरोफिल ए होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी क्लोरोफिल ए होगा। तो दुनिया में जो भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नाम का गैस रिलीज करेगा उसमें क्लोरोफिल ए होगा। बोले सर जो नहीं करेगा उसमें क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाएगा। इसलिए दुनिया में मैक्सिमम लोग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो उनमें बेटा क्लोरोफिल ए होना मस्ट है। इसलिए इसे कहता हूं मैं दूल्हा, ये मेन है, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। बाकी बेटा ये सब जो है ना, ये सब डांसर पार्टी है, खाने वाले क्लोरोफिल भी हेल्प करते हैं। कैरोटीन उसके रिलेटिव है, ज़ैंथोफिल बेटा ये ऐसे ही जबरदस्ती इंटर कर गया। तो समझिए जैसे कि एक बारात में एक ही मेन होता है, वो दूल्हा है, तो दूल्हा क्लोरोफिल ए है, बाकी लोग बेटा बाराती हैं, खाने वाले हैं, डांसर लोग हैं, बस टाइम पास वाले। क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। मेन पिगमेंट याद रखिएगा, यूनिवर्सल पिगमेंट याद रखिएगा, और दुनिया में जहां भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होगा क्लोरोफिल ए आएगा। ये मैं नहीं कहता, आपके एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से लिखा है। तो बोले सर ऑक्सीजेनिक ऐसा भी कोई ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है? कुछ बैक्टीरिया बेटा, कुछ बैक्टीरिया जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। जो पुराने बैक्टीरिया हैं वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाएगा। बाकी जो भी ऑक्सीजन रिलीज करेगा ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाएगा। जितने तरह के एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सबके अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद होगा। बोले सर ठीक है। बोले क्या करेगा सर ये लाइट वाइट एब्जॉर्ब करके करेगा क्या? सनलाइट से, अभी बेटा ठंड का टाइम है, तुम धूप में क्यों जाते हो? सर थोड़ा सा बॉडी हीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सन के एनर्जी को पकड़ेगा और उस एनर्जी से वो कन्वर्ट करेगा क्लोरोफिल ए, दूल्हा मेन पिगमेंट ये है ना, उस एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, जिसे आप कहते हैं एटीपी। सिंपल कहानी है। प्लांट के ऊपर लाइट आया, लाइट में जो एनर्जी था उसने पकड़ लिया और उस एनर्जी से उसने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना लिया, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बना लिया। किसके हेल्प से? पिगमेंट के हेल्प से। लेकिन मेन पिगमेंट कौन इन्वॉल्व हुआ? बाकी बेटा वैल्यू नहीं है, वो सपोर्टर है। मेन राष्ट्रपति कौन बनेगा? ट्रम्प बनेगा, बिडेन बनेगा, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग बेटा सपोर्टर का कोई वैल्यू नहीं, वो बस सपोर्ट की इलेक्शन में। राष्ट्रपति तो एक ही बनेगा, उसका नाम है क्लोरोफिल ए। सर इस प्रोसेस का नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो नाम में लिखा है, फोटो का मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन एटीपी बनना। तो लाइट के हेल्प से आपने एटीपी बनाया, फोटो फॉस्फोराइलेशन। आई थिंक क्लियर होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। लाइट के हेल्प से आपने एटीपी बनाया, नाम हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन ये ताकत केवल क्लोरोफिल ए में है। तो बाकी सर, बाकी उसे सपोर्ट करते हैं। किस तरह का सपोर्ट करेंगे मैं बताऊंगा, चलो ठीक है। बोले सर अब क्या होगा? अब सेकेंड पार्ट पे आइए। सेकेंड पार्ट है कि ये जो सनलाइट था, ध्यान से देखिए, ये जो सनलाइट है वो वाटर पे गिरेगा। देखिए वाटर है ना, सनलाइट का दो काम है। सनलाइट आया, उस एनर्जी को पकड़ा पिगमेंट ने और उसे एटीपी में कन्वर्ट कर लिया, फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। ठीक है। अब सेकेंड काम से, सनलाइट वाटर के ऊपर आएगा। ये वाटर है। बोले हाँ वाटर है सर, 12 वाटर आपने लिखा है।
ये वाटर को तोड़ देगा। सनलाइट आया, वाटर पे गिरा, वाटर टूट गया। इसलिए एनसीईआरटी में एक टॉपिक है ब्लैक पॉइंट में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। नहीं, नाम में लिख रहा है, फोटो का मतलब लाइट, लिसिस का मतलब टूटना, लाइट के प्रेजेंस में वाटर का टूटना, फोटोलिसिस। और फोटोलिसिस हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। कितने वाटर है सर, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। वाटर तो टूट गया, तो वाटर में क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहां पे एक एजेंट आएगा, एक एजेंट आएगा और वाटर से हाइड्रोजन खींच लेगा। वाटर टूटा ना, तो वाटर टूट करके क्या बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहां पर एजेंट एक आएगा, एजेंट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस एजेंट का नाम है NADP+। आपने रेस्पिरेशन में NAD+ पढ़ा था, यहां पढ़ा रहा हूं बेटा NADP+। कंफ्यूज नहीं होना है, रेस्पिरेशन में NAD+ आता है, यहां कौन आता है, NADP+। याद रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। बोले सर कितने मॉलिक्यूल आएगा, वाटर कितने 12 है, तो 12 NADP+ आएगा। हाइड्रोजन को पकड़ लिया, एक वाटर टूटा, हाइड्रोजन पकड़ में आ गया। और क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH और H+ में। कुछ बुक में NADPH2 लिख देगा, नहीं करना। आपकी एनसीईआरटी NADPH2 नहीं बोलती, आपकी एनसीईआरटी बोलती NADPH प्लस H+। तो आपको यही फॉर्मेट में याद रखना है। तो 12 वाटर थे, 12 एजेंट आया, उसने वाटर को तोड़ करके उसका जो हाइड्रोजन था उसे पकड़ लिया। तो वाटर से तुमने हाइड्रोजन खींच लिया, तो सर वाटर से मैंने हाइड्रोजन खींच लिया, सर यहां देखो आप, क्या ऑक्सीजन तो बच गया ना, हाँ बच गया। ये सारे वाटर के जो ऑक्सीजन है वो अब इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, वाटर टूटा और वाटर के अंदर में जो भी ऑक्सीजन था 12 ऑक्सीजन, 12 वाटर 12 ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे बाहर। इसलिए एरो ऊपर की तरफ बनाएंगे। 6O2 जितने भी ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, वाटर टूटा, वाटर के ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो गए। एकदम सिंपल है। और जो तुमने ये पढ़ा, ये पूरा का पूरा जो पार्ट अभी तक मैंने पढ़ाया, इसी को सिंपल भाषा में लाइट रिएक्शन कहते हैं। सर लाइट रिएक्शन का मतलब, वो रिएक्शन जो लाइट से हो। सुबह होगी, सुबह है, लाइट आ रहा है, लाइट को पकड़ेगा प्लांट, सर कैसे, पिगमेंट है, पिगमेंट क्या करेगा, उस लाइट एनर्जी को यूज करेगा और एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाएगा। करेक्ट, बोले ठीक है सर। अब ये लाइट गिरेगा और वाटर को तोड़ेगा। जितने वाटर है सारे टूट रहे, 12 वाटर थे टूट गए। सर वाटर टूटेगा तब तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन को एक एजेंट NADP+ पकड़ेगा, 12 एजेंट आएंगे, 12 NADPH बन जाएगा। वाटर से आपने हाइड्रोजन खींच लिया, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा दिया, वाटर से आपने हाइड्रोजन निकाल लिया और उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ये वाटर अब बन गया CO2 में, CO2 के फॉर्म में ये रिलीज हो गए। तो जितने भी वाटर के ऑक्सीजन है वो टूटने के बाद में ऑक्सीजन के फॉर्म में प्लांट से बाहर आते हैं, और इसी को लेकर हम जिंदा है। हम आप सभी लोग जो भी यहाँ जिंदा हैं उसका क्रेडिट आप फोटोसिंथेसिस को दीजिए, और फोटोसिंथेसिस में फोटोलिसिस को दीजिए, तभी ऑक्सीजन रिलीज हुआ। बोले ठीक है सर। अब क्या होगा, लाइट रिएक्शन इज कंप्लीट, लाइट रिएक्शन इज कंप्लीट, लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लाइट आया, एटीपी बना, फर्स्ट स्टेप। लाइट आया, वाटर टूटा, वाटर का हाइड्रोजन से NADPH बने, सेकेंड स्टेप। वाटर टूटने के बाद ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, इट इज अ थर्ड स्टेप। सर वाटर का क्या हुआ, अपने हाइड्रोजन निकाला सर, जबरदस्ती निकाल लिया तोड़ करके, तो वाटर का हो गया ऑक्सीडेशन, OXID, ऑक्सीडेशन हो गया। ध्यान से सुनिएगा,
एंड द लाइट रिएक्शन इज कंप्लीट। लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बिना लाइट का नहीं हो सकता, इसलिए कहेंगे लाइट डिपेंडेंट। बिना लाइट का ये पूरा प्रोसेस नहीं चल सकता। एटीपी नहीं बन सकते, वाटर नहीं टूट सकता, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो सकता, एनएडीपीएच नहीं बनते। ये सारा प्रोसेस कलेक्टिवली लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना। फोटोसिंथेसिस का मेन रिएक्शन डार्क रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस का मेन रिएक्शन डार्क रिएक्शन है। बोले ये क्या होता है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। डार्क रिएक्शन में इस CO2 को पकड़िए, ये 6 CO2 है ना? बोले हाँ। CO2 को पकड़िए और CO2 में जबरदस्ती, CO2 में बेटा जबरदस्ती हाइड्रोजन डाल दीजिए, हाइड्रोजन डाल दीजिए। बोले सर CO2 कार्बन और ऑक्सीजन तो पहले से, जबरदस्ती हाइड्रोजन डाल दे? बोले एकदम डाल दीजिएगा तो ये बन जाएगा C6H12O6। अगर आपने जबरदस्ती इसमें हाइड्रोजन डाल दिया, हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, तो यही तो बन गया ग्लूकोज। यही तो ग्लूकोज है, बन तो गए ग्लूकोज। तो रिडक्शन कराना है किसका? CO2 का। हो गया डार्क रिएक्शन। CO2 में हाइड्रोजन डालिए और ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन इस दौरान आपको 6 वाटर भी बनेंगे। इस दौरान 6 वाटर भी बनेगा। आ गया समझ में? ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा, साथ साथ वाटर भी बनेंगे। बोले ठीक है सर। यानी सर डार्क रिएक्शन कंप्लीट? हाँ कंप्लीट हो गया। CO2 में हाइड्रोजन डालिए सर, तो हाइड्रोजन डालेंगे सर तो CO2 में हाइड्रोजन का जुड़ना तो रिडक्शन कहिए, रिडक्शन कहिए। CO2 में आपने हाइड्रोजन डाला तो हाइड्रोजन का जुड़ना केमिस्ट्री में क्या कहलाता है सर? रिडक्शन। इसलिए डार्क रिएक्शन को आप किस नाम से जानेंगे? डार्क रिएक्शन में होता है रिडक्शन। और लाइट रिएक्शन में क्या होता है? वाटर से जबरदस्ती हाइड्रोजन निकाला था, ऑक्सीडेशन। लाइट रिएक्शन में वाटर से जबरदस्ती हाइड्रोजन निकाला, ऑक्सीडेशन। और इस हाइड्रोजन को ले जाकर के आपने CO2 में जोड़ दिया, रिडक्शन। इसलिए फोटोसिंथेसिस को आप रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसलिए फोटोसिंथेसिस को आप रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। आपने हाइड्रोजन एक जगह निकाला, दूसरी जगह हाइड्रोजन डाला, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। तो बोले हो गया सर डार्क रिएक्शन? हाँ हो गया। लेकिन इस हाइड्रोजन को डालना इतना आसान नहीं। CO2 में हाइड्रोजन जबरदस्ती डालना आसान नहीं होता। तुम्हारी बस की बात नहीं है कि हाइड्रोजन बेटा मन किया डाल दिए। हाइड्रोजन डालने के लिए आपको एक एजेंट चाहिए। याद रखिएगा, CO2 में हाइड्रोजन इतना आसानी से नहीं जा सकता, आप नहीं डाल सकते। उसके लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट चाहिए। इस इंपॉर्टेंट एजेंट का नाम है रुबिस्को। ये एक एंजाइम है जो क्या करेगा? CO2 में हाइड्रोजन को डालेगा। ये एजेंट है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन पूछा जाए, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम पूछा जाए, तो आपका आंसर होगा रुबिस्को। मोस्ट एबंडेंट एंजाइम बोलिए या प्रोटीन बोलिए। सर क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन का एजेंट है। इस एजेंट के बिना कभी ग्लूकोज नहीं बन सकता, क्योंकि यही CO2 में हाइड्रोजन डालेगा। तो बोले सर CO2 में हाइड्रोजन डालेगा कौन सर? उसका नाम रुबिस्को है ना। लेकिन रुबिस्को सर फ्री में काम करेगा? दुनिया का कोई एजेंट फ्री में काम नहीं करता। दुनिया का कोई एजेंट फ्री में काम नहीं करता, तो रुबिस्को क्यों फ्री में काम करेगा? वो तो एजेंट है, एजेंट को पैसा दीजिए काम करेगा। तो एजेंट बोलेगा बेटा पहले ताकत दो, एनर्जी दो, तब तो हाइड्रोजन डालूंगा। कहां से डाल दूंगा मैं भाई? मेरे पास थोड़ी ना ताकत है। ताकत तुम दो, मैं तो एजेंट हूं, जोड़ दूंगा। तो ताकत के नाम पे रुबिस्को बोलता है बुढ़े बेटा चाहिए ATP, ताकत। ताकत दोगे तो मैं उस ताकत से हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। तो अब तुम बोले सर ATP कहां से लाए? इसलिए तुमने बेटा लाइट रिएक्शन चलाया था और लाइट रिएक्शन में ATP बनाया था, क्योंकि डार्क रिएक्शन में ATP का डिमांड होगा। तो ATP कहां से लाओगे? सर हम लोग इसलिए तो लाइट रिएक्शन में पिगमेंट ने पकड़ा था एनर्जी को और ATP बनाया था, फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसी ATP को ध्यान से देखिए, नीचे में देखिए, जो ATP आपने लाइट रिएक्शन में बनाया था वही ATP को रुबिस्को यूज करेगा, उसी को रुबिस्को यूज करेगा ना।
इसलिए लाइट रिएक्शन को चलाने के लिए डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए। हमें एटीपी चाहिए, दो। बोले ठीक है, एटीपी दे दिया, आप खुश हो गए। बोले रुको अभी, मैं तो एजेंट हूं, ताकत से हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। हाइड्रोजन कहां है तुम्हारा? तुम्हारा हाइड्रोजन है कहां? मैं तो एजेंट हूं ना, मेरे पास हाइड्रोजन थोड़ी ना है। हाइड्रोजन ला के दीजिए, मैं हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। हाइड्रोजन डोनर कहां है तुम्हारा? इसलिए आपने बच्चा NADPH बनाया था। ध्यान से देखो, NADPH चला, NADPH में क्या है? हाइड्रोजन है। वो पहुंचा रुबिस्को के पास, हाइड्रोजन चाहिए ना? बोले हाँ। NADPH आया, हाइड्रोजन रुबिस्को को दे दिया और खुद कन्वर्ट हो जाएगा NADP+ में। NADP+ में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन दे दिया। अब रुबिस्को बोलेगा ठीक है, हाइड्रोजन भी आ गया, ATP भी आ गया, अब मैं आसानी से CO2 में हाइड्रोजन डालूंगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दूंगा। हो गया डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के लिए आपको चाहिए एंजाइम, एजेंट, और एजेंट को काम करना है तो ताकत चाहिए, ATP। एजेंट को काम करना है, हाइड्रोजन चाहिए। तो आपने जो लाइट रिएक्शन में हाइड्रोजन बनाया था NADPH के फॉर्म में, वो आ गया। इसलिए एक सिंपल भाषा में जो बच्चे कंफ्यूज होते, सर डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरा होता है क्या? डार्क रिएक्शन क्या रात में चलता है क्या सर? जैसे लाइट रिएक्शन में तो लाइट लिखा है तो समझ में आ रहा है, डार्क रिएक्शन का क्या मतलब? तो एनसीईआरटी बोलता है कि बच्चे कंफ्यूज होते, डार्क वर्ड से बच्चे कंफ्यूज हो जाते। बोले हाँ, हमें डार्क रिएक्शन का मतलब यही ना है, अंधेरे में होने वाला रिएक्शन। नहीं, गलत है। डार्क रिएक्शन कहने का मतलब वो रिएक्शन जिसको लाइट से मतलब नहीं है। अगर लाइट है सुबह में, हो ना हो मुझे कोई फर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं भाई। अभी सनलाइट बाहर है या नहीं है मुझे कोई मतलब, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं ना। रात में लाइट हो ना हो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं भाई। तुम आओगे मुझे पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपना हूं, इंडिपेंडेंट हूं। तो इसे कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब जिसको रन करने में लाइट का कोई बेटा रोल नहीं है। लाइट हो ना हो, दिन हो रात हो, मैं अपना कर रहा हूं। लेकिन डार्क रिएक्शन को चाहिए, डार्क रिएक्शन को चाहिए एटीपी, और डार्क रिएक्शन को चाहिए NADPH। और एटीपी NADPH कौन बनाएगा सर? वो तो लाइट रिएक्शन बनाएगा। इसलिए सबसे अच्छा टर्म है, लाइट रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। लाइट से कोई मतलब नहीं, हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। रात में बोलोगे रात में चला दूंगा, दिन बोलो दिन चला दूंगा, लेकिन मुझे प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए। मुझे एटीपी चाहिए, NADPH चाहिए, और रात में मुझे एटीपी NADPH लगे, रात में चला दूंगा। दिन में एटीपी NADPH लगे, दिन में चला दूंगा। तो मुझे लाइट से तो मतलब नहीं है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट से मतलब है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट से मतलब है। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, सर डार्क मतलब अंधेरा में चल, नहीं। डार्क रिएक्शन दिन में ही चलता है, रात में तो चलेगा ही चलेगा, दिन में भी चलता है। बोले सर कैसे? क्योंकि दिन में ही लाइट रिएक्शन होगा, दिन में एटीपी बनेगा, दिन में NADPH बनेगा। अब इसी को यूज करके डार्क रिएक्शन रन करता है। तो मेरे में से आपको क्लैरिटी आ गई, दिमाग में बच्चा क्लैरिटी एक बन गई कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। स्टेप वाइज एकदम क्लियर करना है। तो चलो फिर से मैं इस चीज को एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, मेरे में से सभी को क्लियरिटी आ चुकी है। आ रहा है समझ में? ऊपर से बाउंस कर रहा है, बहुत इजी वे में मैंने बता दिया। तो देखो अब आंसर तुम्हें करना है। चलिए सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है। सर रिएक्शन कैसे लिखेंगे? एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए, तो मैंने इन्वायरमेंट से 6 CO2 ले लिया, 6 CO2 ले लिया। बोले ठीक, CO2 में हाइड्रोजन डालना है, रिड्यूस करना है। तो सर हाइड्रोजन कहां से आएगा सर अपने आप? इसलिए हमें तलाश है हाइड्रोजन डोनर की, हमें हाइड्रोजन डोनर की जरूरत है। सर हाइड्रोजन डोनर कौन है? वो है बच्चा वाटर। याद रखना, हाइड्रोजन डोनर कौन है? वो वाटर है। वाटर टूटेगा, हाइड्रोजन डोनेट करेगा। लेकिन रूल, एक CO2 को हाइड्रोजन डोनर 2 चाहिए। यहां 6 CO2 है तो हाइड्रोजन चाहिए बेटा 12, 12 हाइड्रोजन डोनर। क्या सर हाइड्रोजन डोनर हम चेंज नहीं कर सकते?
केवल H2 ही रह सकता है क्या सर? चेंज कर सकते हो। पुराने बैक्टीरिया, याद रखिएगा, पुराने बैक्टीरिया उन्होंने अपने हाइड्रोजन डोनर को चेंज कर दिया। जब स्टार्टिंग में अर्थ बना था तो जो पुराने बैक्टीरिया थे वो फोटोसिंथेसिस करने की कोशिश किया, और फोटोसिंथेसिस जब कोशिश करते हैं तो हाइड्रोजन डोनर चाहिए, तो उन्होंने वाटर के जगह यूज किया था H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या यूज किया था? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब सोचिए थोड़ा सा दिमाग को, जब वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन तो अलग हो जाएगा, और ये क्या रिलीज होगा? ये क्या रिलीज होगा? अब इन्वायरमेंट में क्या रिलीज होगा? सल्फर। सल्फर तो भारी चीज है, और सल्फर इस मिट्टी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब बताइए मुझे, अगर बैक्टीरिया वाटर के जगह H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करे तो क्या बच्चा? सोचिए और मुझे बताइएगा, क्या इस दौरान ऑक्सीजन रिलीज होगा? बोले सर नहीं रिलीज होगा, सल्फर होगा सर। तो ऐसे ही फोटोसिंथेसिस को तो आप कहते हैं एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, ऑक्सीजन की जगह क्या रिलीज हो रहा है? सल्फर। इसलिए ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, देखो नाम में लिखा है ना सल्फर, ये पुराने बैक्टीरिया। पुराने बैक्टीरिया को मैं यू बैक्टीरिया भी कहता हूं, पुराने बैक्टीरिया को मैं यू बैक्टीरिया कहता हूं। ये पुराने बैक्टीरिया वाटर यूज नहीं करते थे, क्या यूज करते थे? H2S। तो ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो कैसा फोटोसिंथेसिस हुआ? सर एनॉक्सीजेनिक हो गया। अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, एनॉक्सीजेनिक हो गया ना, तो स्टार्टिंग में अर्थ पे ऑक्सीजन था ही नहीं। याद रखिएगा, जब अर्थ बना था तो अर्थ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन लेस कंडीशन था, उसमें इवोल्यूशन होते गया। सर क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता था वहां पर वाटर नहीं था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, वो टूटता था और वो ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज करता था। तो ये जो भी पुराने बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, या कहीं क्वेश्चन पेपर में यू बैक्टीरिया आ गया तो लिख दीजिएगा बच्चा एनॉक्सीजेनिक, क्योंकि वो H2S यूज करते थे। तो सर ऑक्सीजन कैसे रिलीज होना स्टार्ट हुआ? एक एडवांस बैक्टीरिया आया, एडवांस यानी नया वाला बैक्टीरिया इस अर्थ पे आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के एग्जाम के लिए और थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए। इस अर्थ पे पहली बार एक नया बैक्टीरिया ने जन्म लिया, इसलिए साइंटिस्ट ने उसे बेटा एल्गी मान लिया ना, इसलिए साइंटिस्ट ने बेटा कंफ्यूजन में उसे एल्गी भी बोल दिया, क्योंकि बैक्टीरिया का फीचर नहीं रखता था। बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, ये बोला मैं ऑक्सीजन रिलीज करूंगा। कैसे? देखिए, ये आपका 6CO2 है, बोले ठीक। CO2 को रिड्यूस होना है, क्या चाहिए? हाइड्रोजन डोनर। तो हाइड्रोजन डोनर पहली बार आया वाटर, H2O। एक CO2, दो वाटर, तो यहां पर कितने CO2 है? सर 6 है। तो पहली बार वाटर आया हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में। बोले सर कौन था वो? साइंटिस्ट भी कंफ्यूज थे। साइंटिस्ट को तो बताया गया था कि बैक्टीरिया वाटर के जगह H2S यूज करेगा और तोड़ेगा तो सल्फर रिलीज करेगा, लेकिन पहली बार अर्थ पे आया ब्लू ग्रीन एल्गी, इसलिए साइंटिस्ट इसका नाम एल्गी रख दिया, क्योंकि एल्गी की तरह गुण था। बोले सर क्या गुण था? वाटर को तोड़ता था, और जब वाटर टूट जाते थे तो देखिए क्या, वाटर टूटेगा तो क्या रिलीज करेगा? सर वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो इस अर्थ पे पहली बार ऑक्सीजन रिलीज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है? आंसर करके आइएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी ना। उसके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म आया, इसलिए कहते हैं एडवांस बैक्टीरिया, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा एडवांस बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या एडवांस बैक्टीरिया, याद रखिएगा। इसके बाद जो भी आएगा अर्थ पे, इसके बाद में आएगा ग्रीन एल्गी, वो भी बोलेगा मैं भी ऑक्सीजन रिलीज करूंगा। फिर आएगा ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये सब एल्गी आते जाएंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सब कोई अब बोलेगा मैं फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करूंगा। ऑक्सीजेनिक, सर क्यों? क्योंकि वो वाटर यूज करना पसंद करते थे। वो क्या यूज करना पसंद करते थे? वाटर। तो गड़बड़ नहीं करना है,
एकदम दिमाग में क्लियरिटी को रखना है ना। तो आपको मैंने एकदम सिंपल वे में बता दिया, CO2 को रिड्यूस होना है, हाइड्रोजन डोनर चाहिए। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, हाइड्रोजन डोनर कौन है? एनसीईआरटी ऐसे लिखता है CO2 प्लस H2A। एनसीईआरटी का देखना स्टेटमेंट है, जो पेज है ना एनसीईआरटी का, वहां पर बेटा एक पेज लगाया गया। एक पेज का मतलब समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है? CO2 को हाइड्रोजन डोनर चाहिए, H2A। सर H2A कौन है? एक CO2 को चाहिए 2 हाइड्रोजन डोनर, यही तो मैं बोल रहा हूं, ये हाइड्रोजन डोनर ना पुराने बैक्टीरिया में H2S के नाम से जाना जाता था, और वो जब टूटते थे तो सल्फर रिलीज करते थे। लेकिन जब आया एडवांस बैक्टीरिया तो वो बोला मैं वाटर यूज करूंगा, वाटर यूज करूंगा, एल्गी वाटर यूज करूंगा, प्लांट वाटर यूज करूंगा और रिलीज करूंगा ऑक्सीजन। तो मुझे CO2 के लिए हाइड्रोजन चाहिए था, अब कहां से लाऊं? मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे डोनर चाहिए। डोनर कौन है? मुझे बेटा लिख लो। तो जो बैक्टीरिया H2S यूज करेंगे, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, याद रखना है, तो उनमें क्या याद रखना है बच्चा? वो हाइड्रोजन डोनर वाटर के जगह H2S यूज करें, और जो ऑर्गेनिज्म वाटर यूज करेगा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और ये कहलाएगा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। आया समझ में? और जहां ऑक्सीजेनिक होगा, मैंने स्टेटमेंट को याद कीजिए, जहां भी दुनिया में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा वहां पर बेटा मौजूद होगा क्लोरोफिल ए। ये मैं नहीं कहता, आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ब्लैक पॉइंट से मेंशन करती। अगर एनसीईआरटी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट को आप देखिएगा, वहां पर ब्लैक पॉइंट में होगा ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन क्लोरोफिल ए। सर क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजेनिक करता है। बोले ठीक है सर, बाकी बैक्टीरिया इनऑक्सीजेनिक, उनके अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होते। याद रखिएगा, बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होता, उससे मिलता जुलता दूसरे पिगमेंट होते हैं, जिसको मैं बाद में बताऊंगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल नहीं है, उसका छोटा भाई है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बोले सर यहां तक एकदम क्लैरिटी है। अब हम लोग और चीजें सीखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को सीखो। फोटोसिंथेसिस में ज्यादा टफ नहीं बनाते, क्योंकि एक बार तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी बन जाए ना, तब तो तुम ऐसे ही पढ़ लोगे। चलिए देखिए, फिर से वापस से देखिए, इसमें बैलेंसिंग बताता हूं। सबसे पहले तुम्हें चाहिए CO2। बोले हाँ सर, एक ग्लूकोज बनाना है तो सर हमें चाहिए CO2 6 CO2। बोले ठीक है सर। CO2 में हाइड्रोजन डालना है, हाइड्रोजन डोनर चाहिए? बोले एकदम चाहिए। एक CO2 के लिए 2 हाइड्रोजन डोनर, तो 6 CO2 के लिए 12 हाइड्रोजन डोनर। जो मेनली चैप्टर का नाम हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, वहां पर वाटर होता है, वाटर मैंने लिख दिया। अगर बैक्टीरिया पूछता तो मैं H2S लिखता। बोले ठीक है सर, अब क्या होगा? बोले बहुत सिंपल है, रूल को याद रखना है। क्या की याद रखना है? सबसे पहले सनलाइट आएगा, सनलाइट जब आएगा, ये आपका सनलाइट है। सनलाइट में जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें बताया जाएगा, इस सनलाइट में कई तरह के रेज आते हैं, कई तरह के अलग अलग वेवलेंथ वाले आते हैं। लेकिन प्लांट भाई साहब बोलेगा नहीं नहीं, इतना मुझे वेवलेंथ, ये रेज वो रेज, मुझे सबसे कोई मतलब नहीं है, इससे सब कोई मतलब नहीं है। मुझे बेटा पार्टिकुलर रेंज का लाइट ही चाहिए। जिस पार्टिकुलर रेंज को आपने कहा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मुझे बस इस पार्टिकुलर वेवलेंथ का ही लाइट चाहिए। बोले सर कितना वेवलेंथ? PAR का रेंज क्या है सर? तो ये सभी बच्चों को याद है, वो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, जिसे आप विबग्योर के नाम से जानते हैं। बस उसी रेंज के एनर्जी को प्लांट पकड़ सकता है। बोले सर क्यों? आगे दे दे सर 700 से ऊपर पकड़ेगा ही नहीं, पकड़ेगा ही नहीं। तो मैंने अब क्या किया, ये एनर्जी गिरा सनलाइट की, ये पार्टिकुलर वेवलेंथ वाली एनर्जी गिरी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों 400 टू 700 से? क्योंकि जो आपका पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी,
कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, वो बोलते हैं मैं इसी को पकड़ सकता हूं, मैं इसके ऊपर नहीं पकड़ सकता, 700 से ज्यादा मेरी औकात नहीं है और 400 से नीचे की मेरी औकात नहीं है, तो मैं बेटा 400 से 700 को ही पकड़ूंगा। इन चारों पिगमेंट ने बोला हमारे पास में इतना ही औकात है 400 से 700 को पकड़ने की, बस उसी को पकड़ सकते हैं, इसलिए उसी लाइट को आप यूज कर सकते हो, बाकी को पकड़ेंगे ही नहीं, अगर पकड़ेंगे तो उस एनर्जी को यूज ही नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें मैंने आपको क्या बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये जो चारों है ये लाइट को पकड़ तो सकते, लेकिन जो मेन है, पकड़ तो चारों सकते, लेकिन उस एनर्जी का यूज कौन करेगा, उस एनर्जी को यूज करके एटीपी में कौन कन्वर्ट करेगा, बोलेगा हम, क्लोरोफिल ए। क्यों क्लोरोफिल ए? कहां कहां क्लोरोफिल ए होगा? जहां जहां फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगा वहां क्लोरोफिल ए होगा। सर क्लोरोफिल ए में ऐसा क्या है, बताऊंगा। क्लोरोफिल ए के अंदर ताकत है, लाइट की एनर्जी को पकड़ो और उसे एटीपी में कन्वर्ट करो, उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कीजिए। प्रोसेस का नाम एनसीईआरटी में शॉर्ट फॉर्म में भी है, पीपी, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब पढ़िएगा एनसीईआरटी में दो वर्ड आएंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक वर्ड आएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइकिल में अगर घूमेगा तो साइक्लिक, अगर साइकिल में नहीं घूमेगा नॉन साइक्लिक। क्या चक्कर है सर? बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बताऊंगा। बोले सर ठीक है, एटीपी बन गया, अब क्या होगा? अब जो सनलाइट है वो इस वाटर को तोड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या है लाइट रिएक्शन का? सनलाइट वाटर को तोड़ेगा। वाटर 12 है, 12 वाटर है, वाटर टूट गया और वाटर टूटने के बाद क्या रिलीज करेगा? सर वाटर अपने आप टूट जाएगा, उसे तोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स चाहिए। ये नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, वाटर को तोड़ने के लिए एक कॉम्प्लेक्स चाहिए, याद रखिएगा उसका नाम ओईसी होता है, या तो इसे कहिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। नाम में लिखा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा सर। या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वाटर को तोड़ा ऑक्सीजन रिलीज करने वाला कॉम्प्लेक्स। इसे एक्टिवेट करने में, ओएसी को एक्टिवेट करने के लिए आपको चाहिए बेटा Mn+, याद रखना Mn+, ये नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, यानी मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं मैग्नीज, और चाहिए Cl-, ये आप, मैं नहीं कह रहा, आपके मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट जो चैप्टर है वहां एनसीईआरटी बेटा बहुत ब्लैक पॉइंट में नोट करती है, ब्लैक पॉइंट में ये चीज गिवन है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट में, कि वाटर को तोड़ने में, ऑक्सीजन को रिलीज करने में दो मिनरल बड़ा इंपॉर्टेंट है, Mn+, Cl-। मेरे तरफ से एक और याद रखिए, कैल्शियम+2, कैल्शियम+2 एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हायर बुक पढ़िएगा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो मेनली Mn+, Cl- कर, किसे एक्टिवेट करेगा सर? ओईसी। ओईसी एक्टिवेट हुआ, वाटर टूटा, और वाटर जब टूटेगा तो एजेंट आएगा, वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन, वाटर तोड़ो हाइड्रोजन को खींचो, तो यहां पास आएगा, उस एजेंट का नाम है NADP+, हाइड्रोजन पकड़ लिया, किसमें कन्वर्ट हुआ सर? NADPH में, NADPH और H+ में। बहुत सारे बुक में NADPH2 लिखा हुआ मिलेगा, बोले नहीं सर नहीं पढ़ना है, सर ने मना किया था, क्वेश्चन बनाने के दौरान भी मिल सकता है NADPH2, आपकी एनसीईआरटी NADPH कहेगी। बोले ठीक है सर। सर कितनी बनेंगे? तो आसान सा तो आंसर है 12 वाटर है, 12 NADP+, 12 NADPH बनेंगे, ठीक है। सर वाटर से आपने हाइड्रोजन खींच लिया सर, तो वाटर का क्या होगा? तुम्हारे अंदर से मैं हाइड्रोजन निकाल लूं तो तुम्हारा क्या होगा? सर मेरा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आपने हाइड्रोजन निकाला ना सर, तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ये देखिए 6O2 सारे के सारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो गए, 6O2 इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। आज का सेकेंड क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑक्सीजन रिलीज होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो 6O2 रिलीज हुआ वो कहां से आएगा?
स्टार्टिंग में साइंटिस्टों में कंफ्यूजन था, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के बीच में ये कंफ्यूजन था कि ये O2 जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन डोनर वाटर भी हो सकता है, देखिए वाटर में भी ऑक्सीजन है और सर CO2 में भी ऑक्सीजन है। तो ये बड़ा डिबेट वाला था, साइंटिस्ट को ये पता नहीं चल पा रहा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन आ कहां से रहा है, वाटर के टूटने से आ रहा है, CO2 के टूटने से आ रहा है, या दोनों से आ रहे हैं। तो बाद में बच्चा रूबेन एंड कैमेन, आपके एनसीईआरटी में बुक में बेटा मेंशन किया गया, रूबेन एंड कैमेन ना, और एक साइंटिस्ट है वान नील, उन्होंने बेटा प्रूव किया, देखो भैया प्रूव करता हूं मैं कि वाटर के टूटने से सारे ऑक्सीजन आ रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बाहर आ रहा है CO2 से नहीं आ रहा है, मैं प्रूफ कर दूंगा। बोले कैसे प्रूफ कर दोगे सर? आसान है, मैंने जो वाटर यूज किया उसका जो ऑक्सीजन को अगर मैं रेडियो एक्टिव कर दूं, जो वाटर में ऑक्सीजन है उसे मैं अगर रेडियो एक्टिव कर दूं, हाँ, और CO2 के ऑक्सीजन को नॉर्मल रखूं, इन नॉर्मल, अब मैंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस कराया, अब जो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है मैं देखता हूं वो रेडियो एक्टिव है, वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो मुझे क्या पता चला, मैंने वाटर को रेडियो एक्टिव किया तो ऑक्सीजन सारे जो भी निकल रहे रेडियो एक्टिव वाला, नॉर्मल वाला निकल ही नहीं रहा। एक्सपेरिमेंट को उल्टा कर दो, CO2 के जो ऑक्सीजन है उसको रेडियो एक्टिव कर दीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसको रेडियो एक्टिव कर दो, और वाटर वाले को नॉर्मल रखो, देखते हैं कि कोई भी ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव नहीं आ रहा है। तो इससे सिंपल सा प्रूफ हो जाता है कि जो भी ऑक्सीजन आ रहा है वो वाटर से आ रहा है, वाटर रेडियो एक्टिव है तो सारे ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव, वाटर नॉर्मल है सारे ऑक्सीजन नॉर्मल है। तो ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल याद रखना है, ठीक है सर। तो लाइट रिएक्शन इज कंप्लीट, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ATP बन गए, NADPH बन गया, खत्म लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन को वापस से देखो, कोई भी पार्ट बिना लाइट का नहीं हो सकता था, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, वाटर टूटा तब तो, और वाटर को टूटने के लिए लाइट चाहिए, फोटोलिसिस हुआ। ATP कैसे बना, लाइट आया तभी तो उसकी एनर्जी से ATP बना, लाइट आया तभी तो वाटर बना, तभी तो NADPH बना। तो द लाइट रिएक्शन इज कंप्लीट, इसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट, बिना लाइट का नहीं हो सकता। रात में थोड़ी ना हो सकता है, रात में लाइट आएगा नहीं तो पिगमेंट पकड़ेगा नहीं, ATP नहीं बनाएगा, रात में लाइट होगा नहीं तो वाटर टूटेगा नहीं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। पढ़ा तो है आपने कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करता प्लांट, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, ये तो पढ़ा है आपने। अब सर डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सिंपल है, एक लाइन का। डार्क रिएक्शन दुनिया का सबसे आसान रिएक्शन है। बोले सर क्या करना है, डार्क रिएक्शन में CO2 को पकड़िए, इस CO2 को पकड़िए, रेडी, और इस CO2 को कन्वर्ट कर दीजिए ग्लूकोज में, C6H12O6 हो गया, डार्क रिएक्शन कंप्लीट। अगर कोई इंसान आपसे एक लाइन में पूछे ना डार्क रिएक्शन, यही बोलिएगा, CO2 से ग्लूकोज बनना, खत्म। बोले सर कैसे ग्लूकोज बना दिया, बोले दिख नहीं रहा है, CO2 में कार्बन है, ऑक्सीजन है, मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन जोड़ दिया तो रिडक्शन कहिए। सर अपने आप हो जाएगा, अपने आप दुनिया का कोई काम नहीं होता, इसके लिए एक एजेंट चाहिए, इस एजेंट का नाम पूछा जाएगा, इसके लिए एजेंट चाहिए। बोले सर कौन, उस एजेंट का नाम है, आई थिंक सभी को याद हो गया, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन या एंजाइम, बोलिए रुबिस्को, उसका नाम रुबिस्को है। सर क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ देगा, एजेंट है क्या करेगा, अरे बेटा यहां तक शादी भी होती है तो एजेंट की जरूरत है। अब क्या एजेंट बेटा फ्री में शादी करा देगा, लड़का लाओ लड़की लाओ बेटा ये शादी करा देगा, पंडित जी हैं ये मंत्र पढ़ेंगे शादी हो जाएगी, तो फ्री में काम करता है क्या, नहीं सर। तो फ्री में काम करेंगे नहीं, हमें दो चीज चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट ATP लाके दो, ताकत, ताकत लाके दो, ताकत से जोड़ेंगे, और दूसरा दुल्हन लाके दो, मैं तो केवल मंत्र पढ़ूंगा भाई, दुल्हन मतलब हाइड्रोजन लाके दो, CO2 में जोड़ दूंगा, मुझे चाहिए NADPH, NADPH और H+। तो बोले ये कहां से लाएंगे सर, ये लाएंगे कहां से, इसलिए
पंडित जी ने बोला बेटा मंत्र मैं पढ़ूंगा, पैसा लाके दो, लड़की लाके दो। अब बेटा कहां से पैसा लाओगे? इसलिए बेटा तुमने नौकरी की, नौकरी में पैसा कमाओगे ना, तब ताकत होगा, पंडित जी को पैसा दोगे, तब बेटा तुम्हारा मंत्र पढ़ाएगा। बोले ठीक है, तो कहां से लाए सर एटीपी? इसलिए तो तुमने लाइट रिएक्शन चलाया था, क्योंकि लाइट रिएक्शन से बनेगा एटीपी, उसे डार्क रिएक्शन में यूज करोगे। सेकेंड, फिर लड़की कहां से लाए? NADPH, हाइड्रोजन कहां से लाए? तो वाटर को तोड़ो, वाटर के अंदर हाइड्रोजन था, पकड़ लो, और पकड़ करके लेते हो भाई साहब, पकड़ के लेते हो गया NADPH। इसलिए डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। लाइट से तो मतलब नहीं है, एंजाइम पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि डार्क मतलब अंधेरे में हो रहा है, नहीं, वो दिन में ही हो रहा है, दिन के उजाले में ही हो रहा है, क्योंकि दिन के उजाले में एटीपी बनता है, NADPH बनता है। अब रुबिस्को एक्टिवेट होगा और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो मेनली डार्क रिएक्शन तो दिन में ही चलता है। तो ये मिसनोमर है, यानी ये लोग कंफ्यूज होते हैं। सर रात में चलेगा, 12 बजे चलेगा, एटीपी और NADPH चला के दीजिए रात में, चलेगा। लेकिन रात में तो सर लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा, एटीपी NADPH तो बनता नहीं है, इसलिए रात में डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। जब तक एटीपी NADPH होगा, शाम 6 बजे लाइट खत्म, थोड़ा बहुत एटीपी NADPH स्टोर्ड होगा, तो 6:30 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक बनाएगा। जैसे ही एटीपी NADPH स्टोर्ड वाला खत्म, डार्क रिएक्शन भी बंद, खत्म। इस डार्क रिएक्शन के दौरान में वाटर भी बनते हैं। चलो अब मुझे बताओ, किसे किसे बेटा डर लगता था फोटोसिंथेसिस से? तो मेरे में से अब क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो बताइए फटाफट, मैसेज में जाओ और बताइए फटाफट। क्लियर हुआ या ऊपर से गए? ये एकदम बेसिक है बेटा, इतना बेसिक दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी आगे चलेगी। डार्क रिएक्शन का डिफिनीशन है, डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट बट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, उसे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसका वो डिमांड करता है। तो डायरेक्टली तो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, मेरे में से अनुभव समझ में आ रहा है, ऊपर बाउंस कर रहा है? मैसेज करो, समझ में आ रहा है या ऊपर से गया? अनुभव ललितेश का क्या है बताओ तो पहले, क्यों आया ऊपर से गया, क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, तो चलो, तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये बताइए, जो फोटोसिंथेसिस होगा वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ में ही, जो सन में लाइट है, जो एनर्जी है, लाइट मतलब जो आ रहा है उसमें एक एनर्जी तो है, तभी तो हम लोग ठंड में बैठते भैया कि थोड़ा सा एनर्जी बॉडी हीट हो जाए ना। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस में सन से जो निकलने वाला जो लाइट है उसका एक पार्टिकुलर वेवलेंथ में ही फोटोसिंथेसिस होता है, जिसे हम लोग PAR कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। उसका रेंज बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, PAR का रेंज क्या होगा? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है उसका रेंज क्या होगा? व्हाट इज द रेंज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन? PAR का रेंज क्या होगा? नो, किसी को नहीं आते? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो कहां से कहां माना जाता है? राज नहीं बता? ललितेश, अनुभव, ऐसे करोगे तो कैसे पढ़ाई होगा भाई? अगर ऐसे करोगे तो ये तो मैंने बताया ना, PAR का जो रेंज होगा वो कितना होगा?
आंसर इज द 400 to 700 नैनोमीटर। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो किसके स्प्लिटिंग से होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो वाटर के स्प्लिटिंग से होगा या CO2 के स्प्लिटिंग से होगा? जो ऑक्सीजन वाटर रिलीज का होता सर, है वो कहां से होगा? फ्रॉम द वाटर H2O। और द CO2 या बोथ? गो टू द मैसेज, H2O। टाइप करो, मुझे दिखेगा, मैं आंसर बोलूंगा। फटाफट सभी बच्चे जाइए, मैसेज में जाइए और मैसेज में टाइप कीजिए कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो भी ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो ऑक्सीजन प्लांट से बाहर आता है, वो किसके स्प्लिटिंग से वो बनता है? CO2 के या H2O के? CO2 और H2O। फटाफट जाओ मैसेज में और टाइप करो। तो आंसर इज द वाटर, आंसर इज द वाटर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने के लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 मिनरल्स, मेरे अकॉर्डिंग बेटा 3 मिनरल्स चाहिए, उसका नाम बताइए। OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करने के लिए 3 मिनरल्स की कौन कौन सी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है? ठीक है, बहुत ही आसान सा है। Mg नहीं, मैंने उसी टाइम मना किया था, मैंने मना किया था। Mg नहीं, Mn ना। Mg मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीज है, Cl माइनस एंड द कैल्शियम +2। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन को चलने के लिए एक एजेंट की जरूरत है, उस एजेंट का नाम बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डार्क रिएक्शन को चलने के लिए, जिससे CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उसे चलने के लिए एक एजेंट की जरूरत पड़ती है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आपकी बायोमोलिक्यूल्स में गिवन है। ठीक है, तो सभी को आता है, उसका नाम रुबिस्को है, उसका नाम रुबिस्को है। ठीक है, ये बताइए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम क्या है? मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम क्या है? कौन सा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में सबसे आगे चढ़ बढ़ करके ना पार्टिसिपेट करेगा? तो उसका याद रखना है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ऐसे ऑर्गेनिल्स का नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, उसे एनऑक्सीजेनिक कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, उसे एनऑक्सीजेनिक कहते हैं। बोलिए फटाफट। ठीक है, हाँ, अनुभव का आंसर करेक्ट है, मैंने सभी को बताया। फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। फोटोसिंथेसिस के दौरान में ऐसे ऑर्गेनिल्स का नाम बताइए जो बच्चा ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, यानी वाटर को यूज नहीं करता, वाटर को तोड़ता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, आपको बताया था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, या आपको याद रख लीजिए यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ना। दुनिया में पहला ऑर्गेनिज्म जिसने वाटर को तोड़ करके ऑक्सीजन रिलीज करना सीखा, पहला ऑर्गेनिज्म जिसने बेटा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया और दुनिया में पहली बार ऑक्सीजन डाला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ का पहला ऑर्गेनिज्म जिसने फोटोसिंथेसिस के बाद में ऑक्सीजन को अर्थ पे रिलीज किया, उसका नाम बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो पहला ऑर्गेनिज्म ना वो मोनेरा किंगडम का ही था, जिसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, बड़ा आसान सा है। चलिए नेक्स्ट, एक और बैलेंसिंग सिखाता हूं, इससे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेरे से तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, एकदम स्टेप वाइज चल रहे, बड़ा स्लो बच्चों भांति बता दिया मैंने। यहां देखिए, एकदम आराम से करते हैं। ये आपने लिया 6CO2, तो कि एक ग्लूकोज बनाना है, 6 कार्बन चाहिए, 6CO2। एक CO2 को हाइड्रोजन डोनर चाहिए, सर एक CO2 को 2 हाइड्रोजन डोनर, तो 6 है सर, 12 हाइड्रोजन डोनर, 12 वाटर चाहिए। क्योंकि चैप्टर का नाम हायर प्लांट है, इसलिए मैंने हायर प्लांट का इक्वेशन लिख रहा हूं। ठीक है सर, क्या बनेगा? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा, ध्यान से सीखिएगा, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया। इस दौरान वाटर भी बनता है, 6H2O भी बनता है, और फोटोसिंथेसिस में जो भी ऑक्सीजन है
याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस पे क्वेश्चन पे जोर दे रहा हूं। जो भी ऑक्सीजन रिलीज होगा वो वाटर के टूटने से होगा। तो वाटर के अंदर में देख लीजिए भैया कितने ऑक्सीजन है, 12, तो 6 O2 रिलीज हो गए। बोले हाँ सर इतना तो यार रट्टा मार लिया। चलिए बैलेंसिंग में कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, पहले बैलेंसिंग को अच्छे से सीखिए। बोले ठीक है सर। देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर है, जो भी ऑक्सीजन आया है, यहां जो भी ऑक्सीजन है, ईच एंड एवरी ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर के टूटने से सारा ऑक्सीजन एनवायरमेंट में आ रहा है। बोले हाँ सर ये ऑक्सीजन का कहानी समझ में आ रहा है। 6 O2 है, देख लीजिए यहां 12 ऑक्सीजन यहीं से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और ध्यान से करना है कि ग्लूकोज के अंदर में देखिए ना 6 कार्बन है, कहां से आया। बोले बहुत आसान है, 6 कार्बन सर, यहां देखो ना CO2 6, तो ये सारे के सारे जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड वाले वो ग्लूकोज में चले गए। बोले ठीक। सर यहां पर देखो ना एक प्रॉब्लम इशू ये है कि यहां सर हाइड्रोजन 12 है। देखिए सर यहां हाइड्रोजन 12 है सर। बोले ठीक है, कहां से आया होगा सर ये हाइड्रोजन, सोचो कहां से आया होगा। ग्लूकोज के अंदर में जो 12 हाइड्रोजन है वो कहां से आए होंगे सर। तो बोले सिंपल से तो बताया था, वाटर टूटेगा और वाटर के जो हाइड्रोजन है, लेकिन सर हाइड्रोजन तो 24 है सर, यहां देखो ना वाटर में तो हाइड्रोजन सर 24 है। बात तो सही है, 24 हाइड्रोजन वाटर में है, इसमें से 12 हाइड्रोजन ग्लूकोज में चले गए। 12 हाइड्रोजन कहां चले गए, ग्लूकोज में। सर 12 तो बच गए, 12 बेटा इस वाटर के अंदर है। ध्यान से सीखना, कोई गड़बड़ नहीं। वाटर में 24 हाइड्रोजन थे, उसमें से 12 तो ग्लूकोज के अंदर चले गए C6H12O6। सर बाकी 12 वो वाटर, 6 वाटर बनेगा ना, तो 6 वाटर यानी 12 हाइड्रोजन वहां यूज हो जाएंगे। बोले ओ सर ठीक है। सर एक और कंफ्यूजन है। बोले ठीक है क्या कंफ्यूजन है भाई, सॉल्व करते हैं। कंफ्यूजन ये है सर, देखिए ना यहाँ ऑक्सीजन 12 है, देख लीजिए 6 CO2 मतलब 12 ऑक्सीजन। बोले ठीक, कहां गया ये, ग्लूकोज में तो 6 ही गए ना सर, ग्लूकोज में तो 6 ही ऑक्सीजन गया, तो बाकी ऑक्सीजन कहां गए। CO2 से कोई ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में तो रिलीज नहीं होता O2 के फॉर्म में, तो मेरा 12 ऑक्सीजन तक कहां गया। तो ग्लूकोज के अंदर में 6 देखिए, और 6 चले गए वाटर के अंदर, 6 चले गए बच्चों लोग वाटर के अंदर। तो सभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी को आपने बैलेंस करना सीख लिया। अब अगर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आ जाता, जो गलती करते बच्चे, क्वेश्चन ये आता कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो बच्चा ग्लूकोज बनता है C6H12O6, उसका ऑक्सीजन कहां से आता है। तो बच्चे के दिमाग में तो बैठा हुआ है कि सर एक ही क्वेश्चन तो बनता है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहां से आता है, वो वाटर से आता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज बना उसका ऑक्सीजन कहां से आया। तो आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, उसका वाटर मत कर देना। उसका आंसर होगा CO2, 6 CO2 थे यानी 12 हाइड्रो ऑक्सीजन थे, उसमें से 6 यहां आ गए। सर ग्लूकोज के अंदर जो 12 हाइड्रोजन है वो कहां से आए, तो आपने लिया था 12 वाटर मॉलिक्यूल, तो 12 वाटर मतलब 24 हाइड्रोजन, 24 में से 12 ग्लूकोज में चला जाएगा और 12 चले जाएंगे 6 वाटर बनाने में। आ गया। तो एकदम अपने दिमाग में क्लैरिटी रखिए कि जो 6 CO2 आपने लिया था, ये 6 CO2 लिया, सर ये कार्बन कहां जाएगा, तो ये कार्बन सोच लीजिए, ये 6 कार्बन ग्लूकोज बनाने में। सर 12 ऑक्सीजन भी तो है, तो ये 12 ऑक्सीजन में ग्लूकोज के अंदर में चाहिए केवल 6, और 6 चाहिए वाटर के अंदर, यानी 6 जाएगा वाटर में और 6 जाएंगे ग्लूकोज में। हो गया। सर वाटर के अंदर में 12 वाटर मॉलिक्यूल है सर, ऑक्सीजन कितना है सर 12, देख लो 12 ऑक्सीजन कहां गए। तो वाटर के अंदर जितने ऑक्सीजन वो टूटने के बाद तो इन्वायरमेंट में रिलीज होगी O2 के फॉर्म में, जिसे हम लोग लेके जिंदा है। सर हाइड्रोजन का क्या हुआ, तो 24 हाइड्रोजन हो गए, 24 में से 12 कहां जाएगा ग्लूकोज में, और 12 कहां जाएंगे वाटर को बनाने में। तो एक एक कार्बन, एक एक मॉलिक्यूल का हिसाब किताब बेटा एकदम क्लियरिटी है। अब दिमाग में तुम्हारा एकदम सेट हो चुका है कि कौन सा कार्बन कहां जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन कहां जाएगा,
कौन सा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इसमें लेकर के बच्चे को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम रट करके जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो वाटर रिलीज करेगा। ये सबको आता है, ये सबको आता है बच्चा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे ना कि वाटर जो बनते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, वहां ऑक्सीजन कहां से आया, ये सबसे नहीं बनेगा। उसके लिए वही बनाएगा जिसने बेटा ईमानदारी से अच्छे से पढ़ाई की होगी, तभी वो बनाएगा कि वाटर का ऑक्सीजन कहां से आएगा। लेकिन तुमने तो ध्यान से पढ़ा तो आप बता सकते हो कि वाटर में तो 24 हाइड्रोजन थे, 6 इस वाटर में चले गए, 12 इसमें चले गए, और 12 जो है वो ग्लूकोज में चले गए। चलो, तो मैंने सारा चीज बैलेंसिंग बता दिया, तो मेरे में से ये क्लियरिटी हो जाएगी। चलो एक बार हैंड रेज कर दो कि आज की क्लास समझ में आ गई, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट डे अलग ढंग से पढ़ेंगे। चलो आज की क्लास मेरे में से एक एक बार सभी लोग बता तो दो कि मुझे थोड़ा फास्ट करना है, स्लो करना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अनुभव क्लियर है, राज आदित्य कहा गया, ललितेश, ठीक है, कल्पना, कल्पना समझ में आ रहा है, सिमरन, सितेश, ठीक है। तो बाकी बच्चे लोग आपको करना क्या है, अभी भी आप, ठीक है, हाँ ठीक है, यही स्पीड रखूंगा। हाँ, तो आपको करना क्या है कि अभी भी बेटा रेस्पिरेशन पे वर्कआउट कीजिए। तो अगले क्लास देखो, आज तो इतना ज्यादा पढ़ने का है नहीं, फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो एक बार रिकॉर्डेड वाले पार्ट को देख लेना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन अभी नहीं बनाना है, अभी तो हमने स्टार्ट किया, पूरा वीक लगेगा, पूरा बेटा 6 क्लास लगेगा, तब फोटोसिंथेसिस तुम्हें कमांड बनेगा। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, रेस्पिरेशन को दोहराइए, रिवाइज कीजिए। ईटीएस में प्रॉब्लम है, ईटीएस का लेक्चर देखिए, क्रेब साइकिल में प्रॉब्लम है, क्रेब साइकिल का लेक्चर देखिए, और वापस जाके क्वेश्चंस को बनाइए। जैसे आई थिंक सिद्धेश ना 550 क्वेश्चन बना ली, तो तुम्हारा ही बैच का है, तुम्हारा ही बैच का है ना, तो उसने बेटा सितेश, हाँ, उसने 550 बनाया, आपने बेटा अभी 100 नहीं बनाया, तो यही तो गड़बड़ है। यानी सिद्धेश अगले 6 महीने में इस स्पीड से तो सारा चैप्टर बना लेगा, आप बेटा पीछे रह जाओगे, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आप सेम बैचमेट हो, सेम जगह से पढ़ाई करने स्टार्ट की, तो एक का 550, एक का 100 भी नहीं बना, ये तो बहुत गड़बड़ है। हाँ, तो चलो अब हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, तो आगे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो किसी बच्चे को अगर आज वाले से कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आज वाले में कहीं पर समझ